विद्यार्थी मित्रों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हमने आपको व्याकरण में समास की परिभाषा, उसके भेद उदाहरण के साथ बताए थे। आज मैं फिर से उसका रिवीजन करने जा रही हूँ कि समास की परिभाषा क्या है। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। समास का तात्पर्य क्या है? संक्षिप्तीकरण। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी में समास में जब दो शब्द मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं। यहाँ पर भी आपको उसकी परिभाषा दी है कि समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। अब याद रही आपको समास की परिभाषा क्या है? समास की परिभाषा क्या है? संक्षिप्तीकरण। बराबर। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया और छोटा शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। ओके। तो यहाँ पर आपको उदाहरण भी हमने बताए थे, जैसे कि रसोई के लिए घर, तो रसोई घर, राजा का पुत्र राजपुत्र, है ना। तो ये सब हमने आपको इसके पहले वीडियो में बता दिए हैं। बराबर। फिर समास में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद जो है वो उत्तर पद होता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण बताया था कि भाई रसोई के लिए घर, तो रसोई घर। फिर हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र राजपुत्र। बराबर। तो पूर्व पद इसमें कौन सा है? रसोई, हाथ, नील और राजा, ये पूर्व पद है। और उत्तर पद क्या है? तो कि घर, कड़ी, कमल और पुत्र। बराबर। तो इन दोनों को मिलाकर पूरा एक समस्त पद क्या बन गया? रसोई घर, हथकड़ी, नीलकमल, राजपुत्र। बराबर। तो ये हुआ आपका समास। समास की परिभाषा और उसके उदाहरण ये भी हमने आपको बताए थे। फिर यहाँ पर आपको ये समास के भेद बताए थे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, जिसमें हमने आपको अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास से परिचित कराया था। फिर एक बार उसकी और गौर कर लेते हैं। आइए। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा हमने आपको क्या बताई कि प्रथम पद अव्यय होता है। बराबर। और उसका अर्थ प्रधान होता है। प्रधान यानी मुख्य होता है। इस अव्यय पद का प्रारूप क्या होता है? लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता है। मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, है ना। कारक यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, इसमें इसका रूप बदलता नहीं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग करें तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसकी भी हमने आपको उदाहरण के साथ चर्चा की थी आपको, कि जैसे कि यहाँ पर आपको है कि यथाशक्ति, यथाक्रम, यथा नियम, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजन्म, यथा साध्य, धड़ाधड़। बराबर। तो इससे क्या बना? जैसे कि शक्ति के अनुसार, क्रम के अनुसार, नियम के अनुसार। तो यथाशक्ति, प्रति, आ, है ना, ये सब क्या है? अव्यय है। और इन अव्ययों से ये क्या बन गए? हमने अव्ययी भाव समास बनाया, है ना। तो जैसे कि शक्ति के अनुसार, तो आपको कहा जाए कि भाई शक्ति के अनुसार समास का भेद बताइए कौन सा है?
तो कि भाई फिर इसका आपको क्या करना है, रूप बताना है कि भाई क्या है, कौन सा समास है। तो कि यथाशक्ति, फिर क्रम के अनुसार यथाक्रम, नियम के अनुसार यथा नियम, प्रत्येक दिन प्रतिदिन, हर वर्ष प्रतिवर्ष, जन्म से लेकर आज, जितना साधा जा सके यथा साध्य, धड़ाधड़ की आवाज़ के साथ धड़ाधड़, प्रत्येक घर घर घर, रात ही रात में रातों रात, मृत्यु तक आमरण, इच्छानुसार यथा काम। बराबर। तो ये हुए आपके अव्ययी भाव समास। उसके बाद तत्पुरुष समास की भी परिभाषा हमने आपको बताई थी उदाहरण के साथ। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, उसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास की परिभाषा हमने क्या बताया, पूर्व पद और उत्तर पद, है ना। तो इसमें दूसरा पूर्व पद जो पहला शब्द और उत्तर पद यानी दूसरा, इसमें दूसरा शब्द जो होता है वो प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको लिया देश की लिए भक्ति, तो देशभक्ति, राजा का पुत्र राजपुत्र, शर से आहत सराहत, फिर राह के लिए खर्च राह खर्च। बराबर। तो इस प्रकार आपको तत्पुरुष समास की भी परिभाषा हमने बताई थी। फिर उसके आपको यहाँ पर 8 भेद दिए हैं, पर हमें ये सब आपको याद नहीं करवाना है क्योंकि अभी आप छोटे हो। आपको सिर्फ समास के भेद ही याद रखने हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ओके। अब हम आते हैं कर्मधारय समास पर, जो हमारा तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है। तो देखिए, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में हमने आपको क्या बताया, पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है ना। तत्पुरुष समास में हमने आपको क्या बताया था कि पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद। पूर्व पद यानी आपको समझ में आया, पूर्व पद यानी पहला शब्द, जैसे चरण कमल, तो चरण वो है पूर्व है और कमल जो है वो प्रधान उत्तर पद है। चरण वो क्या है, पूर्व पद है, और कमल है वो उत्तर पद है। तो तत्पुरुष समास में पहला पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, और इसमें कर्मधारय समास में उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको उदाहरण दे, जैसे पहले आप परिभाषा देख लेते हैं कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये भी हमने आपको करवा दिया है। चरण कमल, चरण के समान कमल, नील गगन, नील के नील है जो गगन, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीला है जो अंबर, फिर महात्मा, महान है जो आत्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि, महादेव, महान है जो देव, देहलता, देह रूपी लता, नवयुवक, नव है जो युवक। अब इसमें आपको क्या बताया है कि उत्तर पद प्रधान होता है, उपमेय और उपमान। तो यहाँ उपमेय और उपमान मतलब क्या, तो उपमेय जो है वो किसकी आपको उपमा बताई है, जैसे कमल के समान चरण। बराबर। तो उपमेय क्या है, चरण, और उपमान जो क्या है, कमल, मतलब कि कमल की तरह क्या है, चरण। फिर गगन है, वो गगन क्या है, उपमान है, यानी कि गगन की तरह नीला है जो गगन है ना। गगन कैसा है, नीला है, तो गगन को किसके समान बताया है, नील की तरह, यानी कि नीला रंग की तरह। उसी प्रकार चंद्रमुख, तो चंद्र जैसा मुख। बराबर। तो किसकी उपमा दी गई है आपको, चंद्र की, यहाँ कमल की, नीले रंग की। बराबर। फिर यहाँ पीले रंग का अंबर बताया। फिर आत्मा कैसी है, तो कि महान, मणि कैसा है, तो लाल। बराबर। देव कैसे है, तो महान। बराबर। लेता कैसी है, तो कि देह रूपी। युवक कैसा है, नवयुवक। तो कर्मधारय समास में आपको पता चला। अब उसके भी पेटा प्रकार है, सो हमें इतना यहाँ आगे जाना नहीं है।
बराबर। चलो, तो अब हम आज आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर द्विगु समास। ये एकदम इजी और बहुत ही आपको याद रहे ऐसा समास है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है, दिखाई देता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, द्विगु समास की परिभाषा कि पहला पूर्व पद जो है वो संख्या होती है, बराबर। फिर कभी कभी क्या होता है कि उत्तर पद भी संख्या दिखा देता है। तो देखिए उदाहरण, नवग्रह, 9 ग्रहों का सम, दोपहर, 2 पहरों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों का सम, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का सम, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, शताब्दी, 100 शब्दों का सम। यहाँ अब 2 दिए हैं, गलत है। पंचेसरी, 5 शेरों का सम, सतसई, 700 पदों का समूह, चौगुनी, 4 गुणी, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, बराबर। अब यहाँ देखिए आप फिर से एक बार उदाहरण कि पहला पूर्व पद जो है वो संख्या होता है, जैसे 9 ग्रह, 9, 2, 3, 5, 100 है ना, 5, 7, 4, 3, बराबर। ये सारे संख्या है ना। तो ये संख्या है, तो आपको द्विगु समास की परिभाषा याद एकदम रह जाए, ऐसी है कि पूर्व पद संख्या होता है, बराबर। फिर कभी कभी समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है और किसी अर्थ को नहीं। ठीक है, तो याद रहा आपको द्विगु समास की परिभाषा। ओके, तो बच्चों ये आपको कर्मधारय समास तक तो आपने आपकी कॉपी में लिखा होगा, पर फिर भी आज मैं फिर से आपको रिवीजन के तौर पर बता रही हूँ। फिर भी एक बार आप देख लेना और लिख लेना, ठीक है। अब द्विगु समास के आगे आता है हमारा द्वंद्व समास। ये भी एकदम इजी और आपको याद रहे ऐसा ही समास है। तो द्वंद्व समास की परिभाषा देखिए, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, यानी विरुद्ध होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब आपको जैसे कि माता और पिता, भाई और बहन, है ना, फिर दादा और दादी, चाचा और चाची। तो द्वंद्व समास में क्या होगा, द्विगु समास में आपने क्या परिभाषा देखी, पूर्व पद क्या होगा, संख्या। फिर द्वंद्व समास में क्या होगा, और 2 पद जो होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं और उन दोनों पद का कोई गौण नहीं होता, यानी एक दूसरे से ऊपरी नहीं होते हैं, है ना, उसके एक दूसरे के विलोम नहीं, विरोधी नहीं होते हैं, एक साथ ही होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपको मैंने अभी भी बताया कि माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, दादा और दादी, बराबर, चाचा और चाची। उसी प्रकार द्वंद्व समास की परिभाषा, उदाहरण देखिए, परिभाषा याद रही है आपको, दोनों पद प्रधान, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है, फिर एक दूसरे के विलोम होते हैं, ऐसा नहीं होता है, बराबर। इसका विग्रह करने पर आपको क्या होगा, और, अथवा, या, एवं का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे आपको द्वंद्व समास समझ में आ जाए। आइए उदाहरण देखते हैं। जलवायु, जल और वायु, अपना पराया, अपना या पराया, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अन्न जल, अन्न और जल, नर नारी, नर और नारी, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, है ना। यहाँ आपको क्या बताया है, देखो विलोम शब्द है ना,
ये पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी विरुद्ध होते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, जैसे कि ऊपर और नीचे, दाई और बाई, है ना। तो याद क्या रखना है, द्वंद्व समास की परिभाषा, दोनों पद प्रधान होंगे, कोई गौण नहीं होगा, दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं यानी कि विरुद्ध होते हैं, पर कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता। विरुद्ध होते हैं माता और पिता, है ना। माता क्या है, स्त्रीलिंग है, और पिता क्या है, पुल्लिंग। भाई और बहन में भी ऐसा ही है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे कैसे करते हैं हम विरोधी शब्द, बराबर। रात और दिन, बराबर। ऊपर और नीचे, है ना। आसमान और धरती, ऐसे तो ऐसे विलोम होते हैं दोनों, बराबर। जैसे यहाँ पर आपको बताया पाप और पुण्य, राधा और कृष्ण, अपना या पराया, जल और वायु, है ना। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है, यानी कि विरोध में है। तो द्वंद्व समास में क्या याद रखना पड़ेगा, और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, पर कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, बराबर। अब द्वंद्व समास में आपको उसके भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास, बराबर। ये भी आपको याद नहीं रखना है। आप 9th में 10th में आओगे तब इसका आपको विस्तार से अध्ययन कराएंगे। ओके, चलो, पर ठीक है। तो याद रहा आप लोगों को, हमने आज कौन कौन से आपको बताए, फिर से रिवीजन किसका किया, अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, यस, फिर कर्मधारय समास, ओके, और उसके बाद द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास में। इसकी चर्चा हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। इसके पहले आपको इतना द्वंद्व समास तक आपकी कॉपी में लिख लेना है। जिसने नहीं लिखा है वो फिर से एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आता है तो पूछिए, बराबर। मैसेज के द्वारा आपको पता चल जाएगा, और ये व्याकरण आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ओके, बहुव्रीहि समास की चर्चा हम बाद में करेंगे। ओके, तब तक आपको इसके बाद जब हम बहुव्रीहि समास तक आएंगे, आपको ये सारे चारों चार जो भी हमने आपको समास के भेद बताए हैं उसकी परिभाषा याद रखनी।